हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इससे पहले आपको 2 वीडियोस दे चुकी हूं जिसमें मैंने वर्णमाला भाग 1 और वर्णमाला भाग 2 में स्वर और व्यंजनों के बारे में विस्तार से बताया है। यदि आप उसको देखेंगे तो उसके बाद ये वर्ण विचार समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने सभी समस्याओं का समाधान करें। चलिए देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे कि व्यंजनों को किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। व्यंजनों का 2 आधार पर वर्गीकरण होता है, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। अब सबसे पहले मैं आपको इन्हीं चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ। इनके शाब्दिक अर्थ को समझते हुए अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे कि हमारा प्रथम वर्गीकरण है उच्चारण स्थान के आधार पर, अर्थात जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे कौन से मुख के अवयव, हमारे कौन से मुख के भाग उन्हें उच्चारण करने के काम आते हैं, उनका नाम इसी आधार पर रखा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इन व्यंजनों को हम उच्चारण स्थान के आधार पर किस प्रकार बांटेंगे या किस प्रकार पहचानेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को बोलने के आधार पर ही हम बताएंगे कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। जैसे कि कवर्ग, कवर्ग में आने वाले व्यंजन क, ख, ग, घ, अंगः, जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि इनकी ध्वनि हमारे कंठ से निकल रही है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ है, तो इन्हें हम कंठ्य व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है चवर्ग। चवर्ग में आने वाले व्यंजन है च, छ, ज, झ, ञ। इन वर्णों का उच्चारण करने पर हमें पता चलता है कि हमारी जिह्वा, हमारी जीभ हमारे तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें तालव्य कहा जाता है। इसके बाद है टवर्ग। टवर्ग में आने वाले व्यंजन हैं ट, ठ, ड, ढ, ण और इसी में ये अतिरिक्त व्यंजन भी सम्मिलित किए जाते हैं ड, ढ। अब आपको इनका उच्चारण करते समय पता चलेगा कि हमारी जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। इसके बाद तवर्ग। तवर्ग के व्यंजन बोलते समय हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें दंत्य कहा जाता है। एक बार उच्चारण करके देखेंगे त, थ, द, ध, न। इसके बाद होता है हमारा पवर्ग। पवर्ग के व्यंजनों को बोलते समय हमारे दोनों होठ आपस में मिलते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य कहा जाता है। प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार आप इनका उच्चारण करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जिह्वा हमारे मुख के कौन से भाग को स्पर्श करती है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन है, और वो कौन से भाग को स्पर्श करती है उससे पता चलता है कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जब हम इन शब्दों के शाब्दिक अर्थ को याद रखेंगे और वर्णमाला को क्रम से अगर हम याद करेंगे तो हम इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे कि कंठ है, कंठ वाले सारे व्यंजन कंठ से ध्वनि निकलती है, तो हम ये याद रखेंगे अगर, तो हम इसे नहीं भूल पाएंगे। तालव्य, जब हमारी जीभ तालव्य को स्पर्श करती है। मूर्धन्य, तालव्य के पीछे वाला हिस्सा जहाँ मूर्धा को स्पर्श करती है वो मूर्धन्य कहे जाएंगे। दंते, जब हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करेगी तो वो दंते हैं, और ओष्ठ्य में जब हमारे होठ आपस में मिलेंगे तो वो ओष्ठ्य हैं। इनके नामों को जब हम याद रखेंगे, इनके शाब्दिक अर्थ को हम याद रखेंगे तो हम इन्हें नहीं भूलेंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर ये 2 भागों में बांटे गए हैं, प्राणवायु की मात्रा के आधार पर और स्वर यंत्री के कंपन के आधार पर। अब मैं आपको बता दूं, प्राणवायु का अर्थ होता है हमारी श्वास की मात्रा, कि जब हम सांस का कितना प्रयोग करेंगे, कम या ज़्यादा। स्वर यंत्री होता है हमारे गले में स्वर यंत्री होती है, जिससे हम उच्चारण कर पाते हैं, स्वरों का उच्चारण होता है, तो उसमें कितना कंपन होता है या नहीं होता है, उसके आधार पर हम इसका प्रयोग वर्गीकरण करते हैं। इसके बाद पहले हम प्राणवायु के आधार पर बात करते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अधिकांश प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यही पूछे जाते हैं कि ये व्यंजन अल्प प्राण की वर्गीकरण में आता है या फिर महाप्राण की में आता है, तो वो उस समय हम भूल जाते हैं कि हम इसे अल्प प्राण कहें या महाप्राण। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को याद रखेंगे और उसको क्रम से याद रखेंगे तो हम ये कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि अल्प प्राण अर्थात श्वास की कम मात्रा का प्रयोग, महाप्राण श्वास की ज़्यादा अधिक मात्रा का प्रयोग। अल्प प्राण में आने वाले हमारे व्यंजन हैं, हम देखेंगे इधर कि हमारे वर्गों में
व्यंजनों में पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण में आते हैं, अर्थात जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें श्वास की मात्रा का कम प्रयोग करना होता है, जैसे कि क। अब का की अपेक्षा में अगर आप ख का उच्चारण करें तो ख के लिए आपको ज़्यादा श्वास की मात्रा का प्रयोग करना पड़ रहा है, क और ख। तो क अल्प प्राण है, ख महाप्राण है। गा में हमने कम श्वास का प्रयोग किया इसलिए ये अल्प प्राण है, घा में हमने अधिक मात्रा का प्रयोग किया इसलिए ये महाप्राण है। और अगर आप इस तरीके से इसको देखेंगे तो शायद आप भूल जाएं, लेकिन अगर आप इनका क्रम याद रखें, पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो इस तरीके से आप इसको नहीं भूलेंगे। तो अल्प प्राण की श्रेणी में आने वाले व्यंजन हैं पहला, तीसरा, पांचवा, और ट वर्ग में जो हमारी अतिरिक्त ध्वनियां हैं ड और अंतःस्थ व्यंजन, ये हमारे अल्प प्राण में आते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप इसे क्रम से याद रखेंगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसी प्रकार महाप्राण की श्रेणी में आने वाले हैं हमारा दूसरा और चौथा व्यंजन। फिर ट वर्ग में जैसे आपने ड को तो अल्प प्राण में कर दिया, तो ये है ढ, ये है आपका महाप्राण में आने वाली ध्वनि, और सारे हमारे ऊष्म व्यंजन ये सब हमारे महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। तो इसको ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार से बात करते हैं स्वर यंत्री के कंपन के आधार पर। जो स्वर यंत्री है हमारे गले के अंदर, उसमें कंपन होता है या नहीं होता है, इसके आधार पर हमने इनको दो भागों में बांटा है, अघोष और सघोष। अगर आप इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो अघोष, घोष का अर्थ होता है कंपन होना, और घोष के आगे जब हमने अ लगा दिया तो ये इसको निषेधात्मक बना देता है, इसको नेगेटिव बना देता है, अर्थात घोष का न होना। जब स्वरों के उच्चारण में, व्यंजनों के उच्चारण में घोष नहीं होगा, कंपन नहीं होगा, तो वो अघोष होंगे, और जब घोष होगा अर्थात कंपन होगा तो वो सघोष कहलाएंगे। इसी प्रकार से अब कौन से वर्ण हैं हमारे जो अघोष होंगे और कौन से हैं जो सघोष होंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, इनमें कंपन नहीं होता, और हमारे तीसरा, चौथा और पांचवा इनमें कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए ये सघोष कहलाते हैं। अब आप इनका उच्चारण करके देखें तो आसानी से पता चलेगा। क और ख, अब आप गले पर भी अपना हाथ लगाकर या किसी प्रकार से महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई कंपन नहीं हो रहा है। ग, घ, अंगह, इन्हें बोलने में हमारे गले में एक कंपन महसूस होता है, इसलिए ये सघोष है। अगर इनके शब्दों पर फिर से ध्यान देंगे, अघोष अर्थात घोष का न होना, सघोष अर्थात घोष का होना। इसी प्रकार से सभी वर्गों में आप ये देखेंगे कि पहला और दूसरा अघोष होते हैं जिनमें कि कंपन नहीं होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं जिनमें कि कंपन होता है। इन्हीं बातों को ध्यान रखेंगे। और इसमें श, स ये तीनों हमारे अघोष में आएंगे, य, र, ल, व और ह ये हमारे सघोष में आएंगे। तो इन बातों का अगर हम क्रम से इनको याद रखेंगे तो हमें आसानी से याद रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रूप से यही प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनको याद रखने का केवल एक ही तरीका है। एक तो वर्णमाला को आप क्रम से याद कीजिए, दूसरा इनके शाब्दिक अर्थ को याद कीजिए और इनके क्रम को याद रखिए, तो हम इनके उत्तर देने में सक्षम होंगे और हमारे ये मार्क्स बिल्कुल पक्के होंगे। इनमें हमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का बिल्कुल प्रयास करूंगी। और किसी और विषय पर अगर आप जानकारी चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली सामान्य हिंदी से संबंधित कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।